बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अवाम के लिए और ख़ुसूसी तौर पे KPK और पंजाब के अवाम के लिए, घरेलू सारफीन के लिए ख़बर तो ये आई जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जिस पर क्रिटिसिज्म का सामना सोशल मीडिया पर करना पड़ रहा है हुकूमत को, जब ये अनाउंस किया गया कि 3 ऐसे वक्त हैं जब गैस की फराहमी होगी घरों में, और उसके जो वक्त हैं, जो मखसूस औकात हैं, वो भी बता दिए गए हैं कि सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक, यानी अगर आपने नाश्ते का इंतज़ाम करना है तो आपके पास यही 3 घंटे हैं, 5:30 से सुबह 8:30 तक। उसके बाद दिन 11:30 से दोपहर 2 बजे तक, और शाम में 4 से 10 बजे तक गैस मिला करेगी। इसके अलावा गैस नहीं आएगी घरों में, आपके चूल्हे ठंडे रहेंगे। इसके अलावा आप खाना पकाना नहीं कर सकते। 1 दिसंबर से फरवरी तक 3 महीनों के लिए इसका निफाज जो है वो कर दिया गया है। दूसरा, इस्लामाबाद और पिंडी में और पंजाब के कुछ और शहरों में जो इशू इस वक्त जान पकड़ रहा है वो आटे के बहरान का है। अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आटा जो है वो मैसर नहीं है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुख्तलिफ शहरों में इसकी किल्लत सामने आ रही है, और जो उनकी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम पीर को यानी कल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हड़ताल करने जा रहे हैं, और फिर मंगल को पूरे सूबे में यानी पूरे पंजाब में हड़ताल करेंगे। तीसरी चीज़ जिस पर आज मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने आवाम को थोड़ा सा ये बताया कि आने वाले दिनों में मज़ीद तैयार रहें, महंगाई बढ़ सकती है, डॉलर अगर ऊपर जाता है बढ़ेगा तो फिर उसका बोझ भी आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो एक तरीके से उन्होंने मजीद महंगाई का इंदिया भी आवाम को दे दिया है। चौथी चीज़ जो कि चीनी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो भी बताते चले। हुकूमती तर्जुमान वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, उन्होंने ये दावा किया है कि चीनी की फ़ी किलो कीमत में 43 रुपए की कमी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से हमने अपने रिपोर्टर से जगह जगह से चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि उन जगहों पर है जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर कमी तो की गई है लेकिन दस्तियाब नहीं है चीनी। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ अभी भी 140, 145, 150, 155 के हिसाब से चीनी मिल रही है। और साथ ही फवाद चौधरी साहब ने यह मलबा मीडिया पे डाला कि मीडिया जो है वो सिर्फ साजिशों और गैर मुस्तहकम होने की नवीद पर ही चलता रहता है। फवाद चौधरी साहब जो हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वक्त भूल जाते हैं कि जब वो अपोजिशन में थे और इन्हीं खबरों पर बैठ के हमारे ही शोज में इसी तरीके से हुकूमत पर तनकीद करते थे जो स्पेशली अवामी इशूज थे, और उनका जिक्र करते हुए भी ये आज उन्होंने मीडिया पर सारे का सारा मलबा डाल दिया। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज जो है वो ऑब्वियसली इन चीज़ों से भी करेंगे, लेकिन शुरू में बात हम करेंगे कि जो स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को कि ये जो लेजिस्लेशंस हैं, जो बिल्स हैं, इनमें हमारा साथ दें, हम चाहते हैं कि कंसेंसस के साथ कानून साजी जो है वो की जाए। इस पर ऑपोजिशन पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुकी थी। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी जवाब दे दिया है स्पीकर साहब के इस ख़त का, और उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने कमेटी बनाई थी उसके इजलास सिर्फ और सिर्फ 3 हुए, उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई, और हुकूमती अरकान के अदम ताउन के बायस उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है। और साथ ही साथ ये तजवीज़ भी उनकी तरफ से आई है कि दोनों ऐवान के अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो इस्लाहात का जायज़ा ले। लेकिन ये जो कवानीन हैं, चाहे वो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से हो या फिर ये जो EVM एक हिस्सा और ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिसकी बात की जा रही है, उसमें ये साथ ऑपोजिशन इस तरीके से नहीं देना चाहती जो इसकी प्रेजेंट शक्ल है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। मेहमानों का पहले आपसे तारुफ करवा दूँ। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। और शेख वकास अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। कुंडी साहब भी, फैसल करीम कुंडी साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमें थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। पहले जनरल अब्दुल कयूम साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। जो शहबाज शरीफ साहब ने आज स्पीकर साहब के ख़त का जवाब दिया है, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये कमेटी पहले बनी थी जिस पे स्पीकर ने पूछा था कि जी पेशरफ्त नहीं हुई, उन्होंने जवाब भी बता दिया क्या रीज़न था। 3 इजलास हुए, उसके बाद हुकूमती लोगों की अदम दिलचस्पी के बायस उन्होंने कहा कि नहीं चला। और साथ ही जब ये मामला नेशनल असम्बली से पास हो गया, सेनेट से रिजेक्ट हो गया और जॉइंट सेशन के अपने हवाले कर दिया, तो उन्होंने कहा कि फिर तो इस कमेटी का मकसद ही फौत हो गया। आपको लगता है कि दिस टाइम ये जो कमेटी की बात की है, शहबाज शरीफ साहब की जो रिकमेंडेशन आई है, इस पे वाकई वो जो तमाम बिल्स जिन पे आपको एतराज़ है, जिनको आप कंट्रोवर्शियल कहते हैं, आ सकेंगे और उन पर कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा? बिकॉज इस बार जो है स्पीकर साहब ने आगाज़ किया है कंसेंसस बिल्ड करने का।
या देखें पार्लिमानी डेमोक्रेसी में स्पीकर नेशनल असम्बली या चेयरमैन सेनेट जो हैं वो एक रियासती ओहदे हैं, गैर जानबदार, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते और अगर पार्टी का हों भी तो वो रिज़ाइन कर देते हैं उस पार्टी से। और ये जो कंसेंसस क्रिएट करना होता है ये लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बोथ इन द नेशनल असम्बली और सेनेट में आपस में बैठ के चीज़ें तय करनी पड़ती हैं। ये अगर देखें, पहली बात तो स्पीकर लेटर लिख रहा है, इसका मतलब है हुकूमत तो इंटरेस्टेड नहीं है। स्पीकर तो एक गैर जानबदार है, उन्होंने तो कंडक्ट करना है, उन्होंने तो हर किसी को मौका देना है, हर किसी का व्यू पॉइंट आना है और उसके ऊपर करना है। अच्छा, अभी हम आते हैं कि इसके कंटेंट के ऊपर। ये एक सच्ची बात है कि अगर आपने इसमें सवाल जाहिर उस वक्त खड़ा हुआ ना कि जब ज्वाइंट सेशन कॉल कर लिया था हुकूमत ने कि ये मंजूर वो तो करने जा रहे थे, वो तो ज्वाइंट सेशन के थ्रू उस दिन ये लेजिस्लेशन हो जाती, बिल्स पास हो जाते, वो तो उनको एहसास हो गया कि उनके नंबर पूरे नहीं है तो फिर उनको मुलतवी करना पड़ा। इसी के बाद तो स्पीकर ने खत लिखा। सो दैट आल्सो शोज कि गवर्नमेंट जो है वो कंसेंसस पे नहीं, लेकिन ये कंसेंसस या ये जो भी मुशावरत की बात है ये बाद में आई है जब नंबर गेम पूरी नहीं हुई। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल आप समझ आती है ना कि ये शुरू में तो बुलडोज कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ों को जो देर पा कवानीन बनते हैं, जिसके अंदर पोस्टेरिटी में आने वाली जमातें, आने वाले जो सियासतदान हैं, मुल्क फ़ायदा उठाता है, तो वो कोशिश होती है कंसेंसस से किया जाए। मसलन आपने 73 का आइन बनाया तो आपने कोशिश की कि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और उसके बाद आप आगे चले, बिकॉज आप ये अपनी जमात के लिए तो नहीं कर रहे। तो ये जब इन्होंने करना चाहा तो अपोजिशन तो अपोज कर ही रही थी कि आप इस पे डिलिब्रेशंस हों और इसके बाद देखा जाए, लेकिन इनके अपने इत्तेहादियों की रिजर्वेशन थी जो उन्होंने डंके के चोट पे आके मेन टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर आके आई। उस दिन कल परसों आगा मेरे साथ थे जो PMLQ के, और वो भी ये कह रहे थे जी कि हम इनके इत्तेहादी हैं, ये हमारे इत्तेहादी नहीं है और आज तक हमसे कंसल्ट ही नहीं किया जी, कामल अली आगा साहब कह रहे थे। तो मकसद ये है कि अगर अपनी सफ़ों में, और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि जो इनकी सादिया अपनी पार्टी के अंदर के लोग हैं जो कि बहुत से ऐसे हैं कि वो इसके फेवर में नहीं है, नाला हैं, वो कहते हैं इन चीज़ों को ऐसे टेंशन क्रिएट ना करें। देखिए इम्प्रूवमेंट सादिया होनी चाहिए, कोई अच्छी चीज़ है तो उसकी इस्लाह, लेकिन EVM के बजाय आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बड़ा इशू है, उसके ऊपर बैठ के कंसेंसस करें, आगे चलें। इसी तरह आप जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें। अगर आप समझते हैं कि नैब के केसेस आगे जा रहे हैं तो अदालतों में कुछ नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा, बात बड़ी अच्छी है। देखिए कंसेंसस अगर है, ये तो हम शुरू में भी कहते थे, अगर मैं इसीलिए कहती थी कि अगर हुकूमत ने भी अभी रियलाइज किया है, और वो हुकूमती तर्जुमान खास तौर से जो पिछले कुछ दिनों में उनके बयानात आप देखें तो वो कहते थे हम तो बात नहीं करेंगे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, वो यकायक उनके बयानात तब्दील होकर ऑपोजिशन के साथ मुशावरत पर आ गए। तो एक चलें अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन और अब्बास साहब मुझे ये बताइए कि एक तरफ ये कमेटी के लिए या कंसेंसस के लिए इन मामलात पर, इन बिल्स पर, इलेक्टोरल इस्लाहात पर, नैब ऑर्डिनेंस पर ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड रखने की या इनकी मुशावरत के साथ चलने की बात हो रही है। स्पीकर खत लिखते हैं, वहाँ से ऑपोजिशन लीडर का जवाब आता है, लेकिन आप लोग जो है वो वेडनेसडे को तो जॉइंट सेशन कॉल कर लिया है, और मेरी इत्तलात ये हैं कि अब पिछले थर्सडे के बाद इस दफ़ा बड़े नंबर शंबर जो हैं पूरे करने के बाद, बड़ा गौर करने के बाद ये जॉइंट सेशन बुध को कॉल किया गया है। सो ऐसा इन 5-6 दिनों में क्या हुआ कि अब यकीन है हुकूमत को कि जॉइंट सेशन से इस बुध को ये बिल्स पास करवा लेगी? बिस्मिल्लाह। देखिए बीबी, पहले तो मैं बता दूं कि हमारे ज़र्फ़ को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। यही अपोजिशन थी जो आइन और बालादस्ती का जो एक वो कहते हैं ना हॉलो किस्म का नारा बुलंद करती रही है पिछले 3 साल में कि जी PTI की हुकूमत आइन और बालादस्ती पे यकीन शायद नहीं रखती। जब हम उस पर ट्रूली बिलीव करते हैं और इनको लेटर लिखते हैं कि अपोजिशन लीडर साहब आइए हमारे साथ बैठ के बात कर लीजिए कि आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स पे किस किस नकात पे एतराज़ है, आपको नैब की अमेंडमेंट पे किन इशूज़ पे एतराज़ है, आपको इसके अलावा जितने भी हमारे ये 7, 8, 10 हमारे जो हमने कवानीन पास करवाएं किस इशूज़ पे एतराज़,
चाहे बात करें तो वो कहते हैं जी पहले कौन सी आपने बात कर ली, पिछली मीटिंगों में भी जो है ना गवर्नमेंट के जो है नुमाइंदे नहीं आए थे, इसलिए हम आपसे बात नहीं करना चाह रहे। अब आप खुद सोचिए कि जब हम ज़र्फ दिखाना चाह रहे हैं, जब हम सखावत दिखाते हैं, उस वक्त अपोजिशन जो है ना वो अपने आप को कैसे अयां करती है। सो आई सपोज कि इस लेटर ने कम से कम अपोजिशन की उस खोखली सोच को जरूर अयां कर दिया है कि वो किसी भी सूरत हमारे साथ इस मुल्क को कौम के मफाद में जो इशूज़ हुकूमत जिस पे काम करना चाहती है वो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। बल्कि इन्होंने पिछले 6 माह में जब ये बात की कि जी हुकूमत तो हमें ऑन बोर्ड नहीं लेती, कम से कम इस इशू के ऊपर अब वो एक्सपोज हो चुके हैं कि वो हमारे साथ नहीं बैठना चाहते। जहां तक दूसरे इशूज बार बार कहा जाता है हमारे जो एलाइज हैं जी वो हमसे नाराज हो गए। देखिए बीबी, घर में 2 भाई होते हैं, उनकी लड़ाई हो जाती है, उनके इशूज होते हैं आपस में, ये कोई बड़ी बात नहीं। अलाइज के साथ हमारे अपने इंटरनल इशूज हैं, हमारे अरेंजमेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 साल में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट ने अपने अलायंस को कैरी किया है, शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हो सका। जो कमिटमेंट्स थी हमारी अलायंस के साथ, हमने कमिटमेंट्स पूरी की हैं, चाहे वो मिनिस्टीरियल इश्यूज होते हैं, चाहे डेवलपमेंट फंड्स हैं। कहीं अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो हमारा अपना घर का इशू है। अलायंस के साथ भी आपके मामलात ठीक हो गए? अच्छा, आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई वेंसडे का जो सेशन है वो डिसाइड हुआ है, अभी इसकी कोई डेट डिफाइन नहीं हुई, अभी ये सिर्फ र्यूमर्स हैं। मैंने भी आज 1-2 दोस्तों सुना, अभी तक हमें पार्टी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई, लेकिन सूनर और लेटर ज्वाइंट सेशन होगा। हैविंग सेड दैट, अगर ज्वाइंट सेशन होता भी है भी नंबर्स तो पूरे करना हमारी जिम्मेवारी है, ऑब्वियसली हमारे पास नंबर्स होंगे तो हम इसमें जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कोई गैर कानूनी नहीं है। ज्वाइंट सेशन एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट होता है, दोनों हाउसेज मिलकर बैठते हैं, वोटिंग करते हैं, और वोटिंग होने के बाद जहां मेजोरिटी है वो जो अमेंडमेंट्स है वो पास हो जाती हैं। सो उसको ज्वाइंट सेशन को एक टैबू बनाना कि जी ज्वाइंट सेशन होने वाला है, देखें जी वहां से बुलडोज करेंगे। बीबी, अगर पार्लियामेंट में अगर पिछले आज से 4 दिन पहले मंगल वाले दिन इन्होंने 2 बिल पास करवाए, 117-107 से हम हार गए, होता है मेजोरिटी कभी उधर चली जाती है। हमारे उस दिन बंदे जो थे वो छुट्टी पे थे, वो नहीं आए असेंबली में, हमने तो नहीं कहा जी ऑपोजिशन ने बुलडोज करके बिल पास करा दिए, वरना मेजोरिटी 186 नंबर तो हमारे पास मौजूद है, इनके पास तो 156-160 नंबर्स हैं, तो हम भी तो कह सकते थे जी ऑपोजिशन ने छुप के 2 बिल पास करा दिए। नहीं, इनके पास नंबर्स हैं। जो बात की कि इन मामलात पे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के स्पेशली मामलात हैं उस पर स्पीकर साहब ने आगाज किया, और फिर अपोजिशन ने इनकार करके, जो आज शहबाज शरीफ साहब का खत है, आप कहते हैं कि उन्होंने खुद को एक्सपोज किया है। मैं शेख वकास अकरम साहब, एक चीज जो मैं सेनेटर साहब से भी जानने की कोशिश कर रही थी, मुझे ये बताइए कि जुमेरात का जॉइंट सेशन था वो हुकूमत ने खुद बुलाया, खुद ही कॉल ऑफ कर दिया, वो कहानी आपको भी पता है, सबको पता है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी एकदम से स्पीकर साहब का खत जाता है, वो कमेटी की बात करते हैं, वो कंसेंसस बिल्ड करने की बात करते हैं, हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर चलने की बात करते हैं, और उसके बाद ही अगले हफ्ते ये जॉइंट सेशन जो है ये कॉल कर लिया जाता है। सो फिर ये पूरी जो एक्सरसाइज की गई, कमेटी बन जाए, मुशावरत हो जाए, मेंबरान आ जाएं, बैठ के बात कर लें, फिर उसका क्या फायदा होगा अगर जॉइंट सेशन से ऑलरेडी आपने ये चीजें पास करवा देनी है। सो दिस एक्सरसाइज वाज जस्ट एन आई वॉश। बेसिकली ये आई वॉश ही था। मैं अभी अपने भाई की बात सुन रहा था, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन ने अपने आप को कोई अया नहीं किया सर। यह बात यह है कि एक तरफ आप उनको पिछले 3 साल से डाकू, चोर, मुल्क को लूटने वाले, मुल्क को तबाह करने वाले कह रहे हैं, और दूसरी तरफ वजीर आजम कह चुके हैं कि मैं किसी चोर डाकू से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तीसरी तरफ अभी सिक्योरिटी काउंसिल की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें वजीर आजम ने अपने आप को इस काबिल नहीं समझा कि वो उसमें बैठ सके, या वहाँ बैठे हुए वालों को इस काबिल नहीं समझा कि वो उनके साथ बैठ सकें। एक तरफ आप इस तरीके से अपनी अंदरूनी नफरत का इजहार पिछले 3 साल से बार बार कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाई मैं आपकी इस खुशफहमी के ऊपर जो है वो हैरान हूँ कि आप समझते हैं कि तुसी लोगों को चोर आखो, तुसी लोगों को डाकू आखो, तुसी कहो जी असीं तुहाडे नाल बैठण नूं तैयार नहीं आ, फिर जब आपके पास नंबर पूरा ना हो आप खत लिखते हैं। असर कैसर का कौन? ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। ठीक है, जो मामलात आपने एक दूसरे के साथ, जो बेहूदगी पिछले 3 साल हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे के साथ की है, उसके बाद आप लोगों को पागल समझते हैं। तुसी किसी को गाला कटोगे तो तुहाडे नाल बह जाणगे। मतलब कौमी मुफाद, जब आप किसी को खत लिखें और वो आपका जवाब ना दे तो कौमी मुफाद हर्ट हो गया। जब वजीर आजम सिर्फ अपनी नापसंदीदगी की वजह से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ना जाए तो उससे कौमी मुफाद में कुछ नहीं होया। मैं ये समझता हूँ कि ये, और दूसरी बात ये ठीक है, ऐसी बात है 2 भाई घर में होते हैं, लड़ पड़ते हैं, ठीक है, मगर ये जो 2 भाई है ना, ये जिसको एक को मुस्लिम लीग काफ कहते हैं और दूसरी को MQM कहते हैं, इन दोनों ये भाई कितनी ही हुकूमतों के इत्तेहादी रहे हैं।
और इनका सबका रिकॉर्ड सारी दुनिया के सामने है। MQM जब किसी को छोड़ती है और कितनी दफा एक ही हुकूमत में उस हुकूमत को छोड़ती है, उसके पीछे क्या क्या वजूहात होती हैं, इसके ऊपर तो पूरा नॉवल लिखा जा सकता है। चौधरी साहब किस वक्त किसी को इनकार करते हैं और क्यों इनकार करते हैं? पहले भी इनकी आपस में लड़ाई अलग वजारतें भी नहीं छोड़ते, अलग भी नहीं होते। तो ये तो फिर शेख साहब आपको पता ही है कि ये हर हुकूमत के साथ फिर ये सिलसिला चलता ही रहता है। इत्तेहादियों के साथ जो जुड़ी मजबूरियां हैं, जो कहीं ना कहीं लेन देन आ जाता है, वो चलता ही रहता है। वो ये करना पड़ता है जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ये इत्तेहादी कंप्लेंट करते रहते हैं, इन्होंने करते रहना है। मगर मैं नहीं समझता कि PTI वो जमात है जिसने इत्तेहादियों को इतना खुश रखा है जितना किसी को नहीं रखा। वो चौधरी साहब के बंदे अगले दिन मिला जिन्हों का MNA है, वो कह रहे थे जी कि सानू जरदारी साहब याद आते हैं। जिस तरह जरदारी ने हमें खुश रखा, आज तक हमें किसी ने खुश नहीं रखा। अब हम उसका क्या जवाब दें? आप कामिल अली आगा साहब से पूछ लें, आप चौधरी साहब से पूछ लें। अच्छा, तो इस बात को छोड़ें किसने किसको खुश रखा। बात सारी ये है कि जब आप अपने पे बात आए फिर ये कौमी मुफाद के लिए जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले देखें जी, आप किसी से प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू करें तो कोई आपके साथ बैठता है। आप किसी को गालियां निकालें और उसके बाद आप समझा खत, स्पीकर का इतना ताल्लुक अपोजिशन से नहीं है कि उसको खत लिखना पड़ रहा है। हमने 4 अदवार असेंबली में गुजारे हैं। अब कर रहे हैं, अब वो प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। अब वो हुकूमती तर्जुमान भी कह रहे हैं, आए जी हम इत्तफाक राय चाहते हैं, हम इनको साथ लेके चलना चाहते हैं, हमारे साथ बैठे। लेकिन आपको भी यही लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त किया गया फैसला जब नंबर जो है वो हाथ से निकल गए थे। अब वापस ये यकीन होने चला हुकूमत को कि नंबर हमारे पास वापस आ रहे हैं तो जॉइंट सेशन से ये पास हो जाएगा। हमारे भी वजीर आजम है, इनके भी वजीर आजम है, काफी जिद्दी आदमी है। अगर खेल इनके हाथ में हो तो ये कभी घुटने नहीं टेकते। किसी हवाले से प्यार से, चोर डाकू से नीचे तो बात ही नहीं करते। अभी वही लोग हैं। ठीक, अब इनके लेवल कैसे चेंज हो गए हैं? हुण मोहब्बत के में जाग, बिल्कुल सही है। मजबूरी से, मजबूरी कुछ भी नहीं। और अब आप इसको शुगर कोट करके चलिए, मैं और नवाज साहब से जानने की कोशिश करूंगी। राइट, टॉक शो में आप कह रहे हैं शुगर कोट करके जो मर्जी कर दें। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जनरल साहब, जो अपोजिशन की कोशिशें हैं या ख्वाहिश है इस हुकूमत को घर भेजने की, अब ये सुनने में आ रहा है कि उसका आगाज़ करना चाहते हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर। पहले माजी में तो हम देख चुके हैं कि अक्सरियत ना होने के बावजूद भी वो मुंतखब हो गए थे और सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली मौलाना साहब से बात करके 2 और नाम ऐड करवाए हैं कि इस पर स्पीकर कौमी असम्बली और फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी यही मूव जो है शुरू की जाए। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ऐसा क्या हुआ कि इस बार अपोजिशन को वाकई यकीन है कि हम इनको हटाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि जिस चीज़ पर आप इसको पूरा बेस कर रहे हैं या बुनियाद बना रहे हैं वो ये है कि वो जो कहा जाता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और शायद वज़ीर आज़म के दरमियान दूरी आ गई है, तो आपकी पूरी की पूरी रिलायंस उस चीज़ पर है। हुकूमत ऑन दी अदर हैंड कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की खाम ख्याली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक पेज अभी भी एक पेज ही है। देखें, एक पेज पे तो हम मोतरज नहीं है। किसी को भी मुहब्बे वतन बंदे को मोतरज नहीं होना चाहिए। हुकूमत जो करती है पार्टी, उसके साथ अफवाज पाकिस्तान एक सबसर्विएंट अदारा है, फुल सपोर्ट में होना चाहिए। और ये वो, लेकिन फॉर राइट जॉब्स, ये नहीं कि अदारे की तरफ से पार्टी मुदाखलत की तवक्को रखे और या अदारा अपने तौर पे कुछ लोग वो मुदाखलत करें। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है ना, यू ऑल नो कि एक जो इट इज़ ए नोन फैक्ट कि किसी भी हुकूमत का जो तसलसल है हुक्मरानी का, वो मुल्क के फ़ायदे में होता है। तसलसल और उसकी तवालत, एक टर्म नहीं कई टर्म। आप देखें, साउथ कोरिया ने तरक्की की तो जनरल पार्क जो है कोई 18-20 साल रहा। इसी तरह मलेशिया ने तरक्की की तो महातीर मोहम्मद भी डेकेड्स के लिए रहा, लंबी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक पार्टी आई है तो उसकी इंडक्शन डाउटफुल हुई। पहला कि जी ये जेन्युइनली नहीं आए। नंबर 2, फिर उन्होंने
अपने फिर भी उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, और उसके साथ जब इत्तेहादी मिले तो सब ने कहा कि ये इत्तेहादी भी जो हैं, जब व्हेन द चिप्स आर डाउन, ये भी इनसे अलग होंगे। प्लस उनकी अपनी पार्टी मुकम्मल ही नहीं थी, उसके ऊपर वो फसली बटेरे जो पहले क्यू से उड़ के नून में आए, नून से उड़ के उधर गए, फिर वो भी अभी पर तोल रहे हैं, और इनफैक्ट वो आके पूछ रहे हैं कि अभी हमें टिकट का कंफर्म करें तो हम इनसे चलते हैं। ऐसी सूरत हाल में ये फ्रेजाइल गवर्नमेंट है। अच्छा। तो हम ये समझते हैं कि इनको अगर ये डिलीवर अच्छा कर जाते ऑनेस्टली, तो लोग अपोजिशन को भूल जाते। तो आपको यकीन है कि चेयरमैन सेनेट को हटाने में इस दफा आपको कामयाबी मिलेगी ऑपोजिशन को? या मैं देखता हूं, देखें आपको भी पता है, पूरे जान को पता है कि चेयरमैन सेनेट के पास मेजॉरिटी नहीं है। वो पहले भी नहीं थी, पिछले टाइम के अंदर भी जो कुछ हुआ आपके सामने है, और अभी भी। और अगर हम खुदा, मैंने इसीलिए पूछा ना कि पहले भी मेजॉरिटी ना होने के बावजूद वो बन गए थे, तो इस दफा ऐसा क्या तब्दील हो गया है? इस दफा ऐसा क्या है आपके हाथ में, ऑपोजिशन के हाथ में, जिसपे बहुत वसूख से ये बात आप कर रहे हैं? हमारे हाथ में ये है कि हमें ये उम्मीद है कि जो पहले गलतियां हुई हैं, जिसमें कैमरे भी डिस्कवर हो गए थे, आपको पता है वहां से पकड़े गए थे, वो अभी नहीं होगी। और अभी शायद हमने सबक कुछ सीख लिया होगा कि जी हमें अपने अपनी हदूदों कयूद में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के ऊपर अमल करते हुए आगे चलना है। तो हम वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। इसी तरह मैं कहता हूं इलेक्शन हो, फ्री और फेयर हो, कोई पार्टी ठीक है। अब यही ठीक है सेनेटर ऑन अब्बास, यही बात आ गई कि ऑपोजिशन जो है वो इस चीज पर रिलाय कर रही है, वो देख रही है, उनको लगता है कि जो आपके दोस्त हैं उन्होंने थोड़ा सा हाथ आपसे खींचा है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स इस मूव के साथ चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए। आपको लगता है कि वाकई इसमें कामयाबी होगी? मेजॉरिटी तो है, देखें उनके पास। इट्स अ वेरी फनी टेल। आपको थोड़ा याद लेके जाता हूँ, फरवरी की 3 को शायद हमारे ना सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वक्त हमने एक एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन को भी, और सुप्रीम कोर्ट में रिट भी की थी। बल्कि आपको याद है प्रेसिडेंट RF अलवी ने कहा था कि सेनेट के इलेक्शन में कम से कम शो ऑफ हैंड अलाउ कर दें। हमारी जमात जिसके पास नंबर्स कम थे वो कह रही है कि शो ऑफ हैंड अलाउ कर दें ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। सबसे पहले एतराज किसने किया था? इसी मुअज़्ज़िज़ अपोजिशन ने। नहीं जी नहीं, फ्री एंड फेयर हो लेकिन शो ऑफ हैंड नहीं कराना। वाई? जब आपको अपने लोगों पे एतबार है, जब आपको PTI की फॉल्ट लाइन्स इतनी क्लियर नजर आ रही हैं कि हमारे लोग जनाब दौड़ जाएंगे, हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, हम गए थे कि जनाब आप मेहरबानी करके शो ऑफ हैंड करा दें, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में करप्शन हुई। सबसे पहले सेनेट के इलेक्शन जो करप्शन की वीडियो आई थी वो क्या गवर्नमेंट के नुमाइंदगान की आई थी? जो लोग पैसे इकट्ठे कर रहे थे और ऐसे लपेट लपेट के अंदर फेंक रहे थे, उस पर सबसे पहले एक्शन किसने लिया था? हमने लिया था। आज ऑपोजिशन कम अज कम इन इश्यूज की वजह से मुअज़्ज़िज़ नहीं बन सकती। सो हमारा जो है ना वो जो मॉरल वैल्यूज थी वो कम अज कम दे स्टैंड टॉल टुडे एज कि हम फ्री एंड फेयर गिलानी साहब के बेटे की भी वीडियो आई। अब आगे आ जाते फेयर इनफ ना। उसके बाद जनाब सेनेट के इलेक्शन सिंजराइन साहब, अब मजे की बात यह कि असेंबली में, कौमी असेंबली में हमारी मेजॉरिटी, हफीज शेख साहब हार गए, गिलानी साहब जीत गए। इन्होंने जनाब बगले बजाई, ढोल और तमाशे और जनाब जुमरे ताड़ियां बजाई। देखा जी कैसे ऑपोजिशन ने मुस्तरद करके ये उठा के मारा है गवर्नमेंट को। इसको कहते हैं असल पार्लियामेंट, जमहूरियत। और बिलावल जरदारी की स्टेटमेंट आके देखे हमने कैसे PDM ने मात दी। 10 दिन के बाद जब सेनेट का इलेक्शन आ गया, चेयरमैन सेनेट का, सिंजरानी साहब जीत गए और गिलानी साहब हार गए। अब इनके बकौल इनके नंबर ज्यादा थे, अचानक देखे ना करप्शन हो गई। हम तो पहले कहते थे सिंजरानी के पास तो मेजॉरिटी नहीं है, वो जीता कैसे? यानी कि साइड्स चेंज करते हुए वो एथिकल रूट भी नहीं देखते कि 10 दिन पहले आप लोग क्या कह रहे थे, महीना पहले आप क्या कह रहे थे। जब हारते हैं तो कहते हैं करप्शन, जब जीतते हैं तो पार्लियामेंट आइन की बालादस्ती हो जाती है। सो इनके कम अज कम इश्यूज को इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंजरानी साहब अगर पहले जीते बैठे हैं तो इनकी अपनी गलतियों की वजह से, जिस मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली को या सेनेट के मेंबर को ये नहीं पता कि दाग यहां लगाना निशान या यहां पे निशान लगाना है, वो ये रोने पिटने नहीं सीखे जा सकते। वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले आया था, वो पहले भी जीत है, अब भी होगा, अभी जीत जाएंगे। और अगर उनको मेजॉरिटी नहीं है, शादी बीबी एक चीज और बता दो, खरीदो फरोख्त के तो सबसे बड़े जो क्रिटिक है वो हम है, वो तो हम है। हमने कहा था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था यार मेहरबानी करो, 20-20 करोड़ की टिकटें बिकती होती हैं, करोड़ों के सेनेट के इलेक्शन होते हैं, इसको रोका जाए। इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना, आइन जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा अगर शो ऑफ हैंड हो गया। ये हर बंदे की कॉन्फिडेंशियल अप्रोच, अब फिर आगे भुगत लेना, अब फिर परेशान क्यों है? और मजे की बात ये सबसे ज्यादा डर है नून लीग, चाहे वो खरीदो ये जो इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं एंड पे। ऑब्वियसली ये अनफॉर्चुनेट रहा है, दिस हैज बीन द केस विद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन शेख साहब मुझे बताएं कि अभी आपके सामने है ये, चले स्पीकर वाला होता
होता है मामला नहीं होता, बुज़दार साहब वाला होता है नहीं होता, विफाक में वज़ीर आज़म के खिलाफ होता है नहीं होता, लेकिन ये संजरानी साहब पे जो है ना वो इस वक्त अपोजिशन की नज़रें लग गई हैं। आपको क्या लगता है कि इनको हटाने में कामयाब हो जाएंगे? और जिस एक चीज़ पर ये तकिया किए हुए हैं ये कि दोस्त जो हैं वो थोड़ा साइड पर हो गए, ये वाकई आपको लगता है कि इस दफ़ा इसमें कामयाबी अपोजिशन को मिल जाएगी? देखें जी, अपोजिशन वाले ये समझते हैं कि 20 तारीख के बाद से उनके लिए शायद बहुत से मामलात में आसानियां पैदा हो जाएंगी। ये अपोजिशन के लोग ये समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि उनकी तादाद ज़्यादा है, और तादाद ज़्यादा होने का मतलब यही होता है कि आप किसी को अदम एतमाद से हरा सकें। बाकी रह गई बात किसने क्या कहा था, किसने क्या नहीं कहा था, इस बहस में जाएंगे तो बहुत से लोग शर्मिंदा होंगे, क्योंकि हुकूमत ने सिर्फ कहा था, किया कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ कहा था, घरों की बात की थी, नौकरियों की बात की थी, पैसे वापस लाने की बात की थी, वो कहा बहुत। अच्छा, ये आपके शो ऑफ हैंड की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं अब उस तफसील में नहीं जाता ना जी, अब शो ऑफ हैंड के हवाले से बात करता हूँ। फैक्ट्स ये है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी और इनके मामला तय हो गए थे, और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने, ये मेरी राय है, जाती राय है, इंफॉर्मेशन समझ लें, उस वक्त उन्होंने इन पे जरदारी साहब ने मेहरबानी की थी, और वो संजरानी साहब की वजह से की थी। अब हालात वो नहीं है। अब अपोजिशन इकट्ठी है, जो चुप करके जरदारी साहब ने, वो जिनके साथ लोगों को समझ नहीं आई, सेनेट के मेंबर बन गए कि कहाँ मोहर लगानी है या कहाँ टिक करना है या वोट कैसे डालना है। ये जो सेनेट के मेंबरान और मेंबर नेशनल असेंबली होती है, बड़े सियाने कारीगर टाइप लोग होते हैं, इनको जब समझ आनी आती है, इनको फौरी समझ आ जाती है, और जब इन्होंने यमला बनना होता है, ये यमले भी बन जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये इकट्ठे हो गए हैं। जरदारी साहब दोनों ही सेनेटर्स बैठे हैं ना हमारे साथ, सही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये ऐसे ही नहीं हुआ कि भाई समझ नहीं आई, गलती से हो गया, ये बड़ी अक्लमंदी के साथ और समझबूझ के साथ गलत स्टैंप्स लगी हैं। ये डिलिबरेट हुआ था। मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी, उस वक्त का अगर आप प्रोग्राम निकाल लें, आज भी कह रहा हूँ, ये उस वक्त बेईमानी की गई थी। अपोजिशन में से एक घर चुप करके पीटीआई पे मेहरबान हो गया था, पता नहीं किसके कहने पे हुआ, पता नहीं किस प्रेशर में हुआ, हो गया। अब जो है हालात वो नहीं है, अब दिन वो नहीं है, अब इलेक्शन में थोड़े दिन रह गए हैं, अब हर किसी ने आगे अपनी दुकान चलानी है। मैं ये समझता हूँ कि अब अगर इस किस्म की कोई मूव आएगी तो सारे आपको कब तक नजर आ। अच्छा, वैसे शेख साहब, ओके, लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि अगर इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब की एक पर्सनालिटी है, अगर उनको ये यकीन हो चला है या हो जाए आने वाले दिनों में कि भाई संजरानी के बाद फिर स्पीकर का रुख या फिर सीएम बुज़दार का या फिर अगली बारी मेरी है, तो वो तो खुद ही असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। देखें जी, असेंबलियां डिसॉल्व करना कोई सौखा काम कोई नहीं होता। असेंबलियां डिसॉल्व करने क्या, वो कई दफ़ा इंटरनल मीटिंग्स में अपने इत्तेहादियों को कह चुके हैं, सीधे हो जाओ नहीं तो मैं असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, आपको याद है कि दिल्ली में केजरीवाल की हुकूमत थी, आम आदमी पार्टी की, उसका करप्शन का बिल डिफीट हुआ था, उसने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। आपकी पार्लियामेंट में एक ही दिन में 2 बिल डिसॉल्व आपके रिजेक्ट आप डिफीट हो गए। अगर तुहानू को मतलब समझ आती है, पार्लियामानी प्रैक्टिस की होती है, तो आप टेक्निकली आपके बंदे थोड़े हैं कि ज्यादा बातमात को बैठे, आप डिसॉल्व करते हैं। इतना सौखा होता है असेंबली डिसॉल्व। हम जानते हैं खान साहब को, इन्होंने, मेरे भाई ने बात की कि 20-20 करोड़ की करप्शन होती है। फैजुल हसन चौहान की वीडियो मौजूद है, कुरान पाक पे हाथ रख के कह रहा है कि पार्टी की टिकटें बेची गई थी फैजुल हसन। उसके बाद उसी बंदे को वजीर बनाया गया। मैंने दसो जिन्हें बंदे दे उन्हें नाल ऐसी कितने बंदे पार्टी तो कटे गए ने। अब अगर उसने कुरान झूठा उठाया था तो उसको पार्टी में वापस क्यों वजीर बनाया गया था? इस बात को छोड़ें आप। ये अगर ये मूव हो जाती है तो इस दफा ये संजरानी का सर ले जाएंगे। बाद में किसी को वोट डालना आता है या नहीं आता है, वो बात की बहस है। अच्छा, ओके, चलें, वोट डालना आता है नहीं आता वो बात की बहस है। जनरल साहब, चलें, ये जो शेख साहब बात कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि ये मामला जो हैं वो फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? हुकूमत तो अब मुज़ाकरात पे भी है, आमादा मुशावरत पे भी है। ओन अब्बास साहब ने कहा कि आप लोग खुद को एक्सपोज कर रहे हैं हमारा साथ ना देके, लेकिन शेख साहब की तरह आपको भी अर्ली इलेक्शन अब नजर आ रहे हैं? जी देखें, मैं यही कहता हूँ कि जिस भी अनफॉर्चुनेट की गवर्नमेंट जो इन पार जिसकी प्रायोरिटीज़ मुआशी तरक्की और फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस और ये होना चाहिए, वो इस झंझट में है। और वो इसलिए है कि महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गए। आप ये देखें कि मैं वज़ीर ख़जाना को सुन रहा था ना,
और वो ये कह रहे थे कि मैं आपको खुशखबरी भी देता हूँ, और खुशखबरी उन्होंने ये दी कि जी शायद IMF के साथ हमारे मसाइल हल हो जाएं। तो मैं हैरान हो रहा था कि ये खुशखबरी है कि $1 अरब वो हमें देंगे, वो खुशखबरी बोल गए कि IMF के साथ मामला तय होना जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस पे खुदकशी थी उस पे खुशखबरी है, ये बातें ठीक नहीं है। और फिर ये अलार्म के आगे फिर होगा। देखें, मुल्क की मईशत तब ठीक होगी, वकास भाई जानते हैं, जब आपकी पैदावार प्रोडक्टिविटी ठीक होगी। आपकी एग्रो इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स, क्रिपल हो चुकी है, आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही। आपकी एनर्जी का ये हाल है कि अनाउंसमेंट हो रही है कि इतने बजे गैस मिलेगी, इतने बजे गैस नहीं मिलेगी। ये सब नालायकी है ना, ये वीकनेस है हुक्मरानी की, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर मसाइल को हल करने सवाल मंसूबों को ब्लेम करते हैं। तो आई ये लगता है थोपिया जनाने जी। देखिए जी मेरा मतलब है, अगर माजी के मंसूबों में कहीं कोताही है तो उसको ठीक करें, माफ करें, अपने तौर पे करें और जस्टिफाई करें। बहुत सारी चीजों में माजी की हम बात करते हैं कि बहुत पीछे तरक्की में रहे हैं, जब हुकूमत आई थी, हमारे हालात जो हैं वो वैसे ना हो जाएं। हाँ, देखें, 3 चीजें थी जब हुकूमत पिछली मुस्लिम लीग नून की जी, उसमें ना एक था ये टेररिज्म का मसला, एक था एनर्जी के जो क्राइसिस थे, आपने ये देखा। और इन चीजों को किस तरह आप देखते, लोग कहते थे कि चांद से नीचे या चाइनीज वॉल नजर आती है या वो क्यू नजर आते हैं जो कि CNG स्टेशनों पे लगे होते हैं। आज फिर वही लोड शेडिंग की भी हालत आ गई, एनर्जी के भी आ गए, CPEC को भी बैक बर्नर के ऊपर आपने कर दिया, और इंटरनल आप किस तरह आए और फिर आपने वो चैलेंज कर दिया। आप लेफ्टिनेंट जनरल्स का इंटरव्यू कर रहे हैं कि मैं सिलेक्ट करता हूं कौन जो है वो DBI से क्लेम मौजूद है, जो कि उनका फील्ड आई नहीं। एनर्जी इश्यूज हैं, बट द क्वेश्चन इज कि क्या वाकई जमात एक के पास इसका हल है? मिलके आप लोग कहते हैं हमने जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जी डे 1 पे ऑफर कर दिया था, हुकूमत नहीं मानी, फिर हुकूमत कहती है कि आप लोगों की वजह से ये मंसूबे माजी के जो लगे आज हमें अदायगियां करनी पड़ रही हैं और उसकी वजह से ये बोझ पड़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि 3 साल जो हैं वो हमें सीखने में लगे और हुकूमत में आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि मुल्क के कितने बुरे हालात आप लोग करके गए हैं। बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेनी है। सेनेटर ओन अब्बास साहब भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, उनकी बात भी सुनेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर ओन अब्बास साहब, यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट शेख साहब हैज सेड कि अर्ली इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं, और जनरल साहब ने भी फिर उन्हीं की तायद की कि जो हालात हैं महंगाई की वजह से मामलात आपके लिए बहुत पहले ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं 2023 से। ओके, मैं दोनों को इकट्ठे रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। देखिए बीबी, ये फिर भी बात ज़र्फ की है। दे थॉट, ये अपोजिशन और तमाम इन जमातों ने सोचा कि इधर अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ी क्राइसिस की सिचुएशन आई हुई है और तालिबान का इशू चल रहा है और पूरी दुनिया उनको एक्नॉलेज नहीं कर रही, तो वहाँ एनार्की होने वाली है। 10 दिन पहले जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल एक क्राइसिस आया हुआ था अपर पंजाब में GT रोड के ऊपर, उसके हवाले से इनको समझ आया शायद जो गवर्नमेंट है वीकर विकेट पे। इंटरनेशनली ग्लोबली हमारी ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो सप्लाई चेन की रिएक्शंस है उसकी वजह से आपकी जितनी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं उसकी वजह से उनके रेट बढ़ गए, डॉलर के रेट चढ़। इन्होंने कहा जी महंगाई का एक तूफान है। दे थॉट कि शायद गवर्नमेंट वल्नरेबल है, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्ट्राइक डाउन। इस वक्त इनको आइन और कानून की बालादस्ती नजर नहीं आई। दे फॉरगॉट कि इनको शायद भूल गया कि इस वक्त जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो कोई आम शख्स नहीं बैठा, वो शख्स है जिसके नर्व शायद प्रॉब्ली दुनिया में किसी भी स्टेट्समैन से ज्यादा मजबूत होंगे। तो वो इनकी इससे गीदड़ भभकियों से तो पहली बात परेशानी नहीं होने वाली। दूसरी चीज, पिछले आप 1988 से उठा के देख लें अब 2018 तक तकरीबन 30 सालों में 2 से 3 दफा इनकी हुकूमतें रह चुकी हैं। इनके पास क्या सोल्यूशन है? अगर ये इतने सियाने होते, इतने इनको मतलब आर्ट उनके पास
पास आता होता कि जनाब महंगाई भी कम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को पेरिस बना देते ना। 3-3 बारियां तो इनको मिल चुकी हैं। जो अपनी 2-2 या 3-3 दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में कुछ नहीं कर दिखाए, इस दफा अवाम को किस तरीके से बेवकूफ बना के आएंगे जी हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं। आप इनके जलसे उठा के देखना शुरू कर दें, बीबी इनके जलसे में 3 से 4 हजार से ज्यादा बंदे नजर नहीं आएंगे। ठीक है सेनेटर साहब, इसमें आखिरी बात सिर्फ करूं, देखिए गुजारिश है कि चले इनको तो हम लोग कहते हैं ना, आप लोग खुद कहते थे तब्दीली लेकर आनी थी, ये तो नाकाम लोग, नाअहल लोग, माजी की हुकूमतों के बारे में आपका मौकफ रहा। आज शौकत तरीन साहब ने कहा कि तरक्की के लिए 20 से 30 साल चाहिए, तो पाकिस्तानी अवाम को तो 3 महीने बताए थे आपने कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे। देखिए एक चीज मैं आखिरी बात कहने लगा, अगर पाकिस्तानी अवाम को कोई दुख या दर्द है या तकलीफ में है, हमें उसका अंदाजा है पड़ा, लेकिन याद रखिएगा इफ दे हैव टू मेक अ चॉइस कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ खड़े होना या इनके साथ जाना है, वो 100 में से 100 दफा फिर भी खान साहब को चूज करेंगे, बिकॉज नो की जो कैपेबिलिटी है, जो एक वो लिवरेज है, वो सिर्फ खान साहब के बाद है, हु ट्रूली बिलीव्स ये इस नेशन में भी, उस मट्टी में भी। अब अगली तरफ आ जाते हैं जो तरीन साहब कह रहे थे। देखिए इट्स ऑलवेज अ वेरी लॉन्ग टॉक, ये एक सस्टेनेबल है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल ये देता हूं कि इस वक्त महंगाई आ गई ना, बड़ा सिंपल सा हर है, अभी डेवलपमेंट के फंड रोक देते हैं, सड़कें, नालियां, गलियां, सोलिंग सब बंद कर देते हैं, सारा पैसा उठा के सब्सिडाइज कर देते हैं और 5 चीजें सब्सिडाइज करनी है, आटा, घी, चीनी, दालें और एक आधी और कमोडिटी आप सस्ता करके अवाम को फौरन जो है ना, आप उसके सामने एक वो पर्दा उठा के दे दे, देखिए जी महंगाई खत्म होगी। होगा क्या? 23 के बाद तो किसी हुकूमत ने आना है, 23 के बाद तो लोगों ने आपकी किटी देखने के पाकिस्तान के रिजर्व्स में कितना है, आपकी एक्सपोर्ट कितनी है, फिर वो आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अगर जिसने बारी लेनी हो ना, वो फौरी तौर के ऊपर कोई ना कोई टेम्परेरी गेज देगा और उठा के अवाम को एक पागल बना देगा। देखिए जी हमने बड़ा जबरदस्त कर दिया, क्योंकि पता है कि जो यूजुअली हम इलेक्शन ईयर में देखते हैं, इलेक्शन से 1 साल पहले जो है वो चीजें शुरू हो जाती हैं। कभी भी मैं एक चीज और भी हम ये नहीं सोच रहे कि 23 में हमारी हुकूमत है, अल्लाह के लिए बुनियादी सवाल बात वहीं पे आ गई कि जो अभी मसाइल हैं, महंगाई है बिल्कुल है, IMF के साथ मामलात हैं बिल्कुल हैं, FATF के चुंगल से भी हम निकले नहीं हैं, बल्कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता हालात और भी उनके साथ जो है वो खराब हो सकते हैं। लेकिन क्या किसी एक जमात के पास, कल अब ये PTI की जमात इनकी हुकूमत नहीं रहती, जिस तरह इन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतें, माजी की जमातें जो हैं वो इक्तदार में रही हैं, हल किसके पास है? कौन हल निकाल देगा? बात यह है सादिया, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ एक वो ज़र्फ वाले उसके ऊपर एक जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा अपने भाई को। और भाई बड़े अच्छे शरीफ आदमी है, पहली दफा सेनेटर बने हैं जी, उन्होंने कहा कि हमारे ज़र्फ को हमारी कमजोरी ना समझें। ना वो ज़र्फ तो कमजोरी, अब मैं कौन सी कमजोरी बताऊं? कमजोरी मैं वो बताऊं कि स्टेट किस तरह स्टेट ने घुटने टेके हैं और किस तरीके से उजलत में इमोशनल फैसले किए थे, इस बात में मैं नहीं जाता। मैं सिर्फ ज़र्फ की एक मिसाल देता हूँ। एक ज़र्फ ये था कि जिस वक्त TLP नवाज शरीफ के दौर में यहाँ पे आई थी, तो इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को वहाँ भेज दिया था और कहा था कि मेरा दिल करता है मैं वहाँ बैठ जाऊँ। और दूसरा ज़र्फ ये है कि जब इस खान साहब के दौर में वो यहाँ पे पहुंची है, तो मुझे बताएं अपोजिशन का कौन सा लीडर TLP के धरने में गया है? ये ज़र्फ की बात करते हैं, ये हालात की बात करते हैं। मैं इनको 10,000 चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ। ये जो कहानियाँ होती हैं ना सादिया, कि मिल के कोई मईशत का हल निकाले, मिल के कोई हल नहीं होता। हुकूमत की जिम्मेदारी है इन चीज़ों को ठीक करना। और तमाम उन मुल्कों में जहाँ पे जमहूरी निज़ाम है, वहाँ पे इलेक्शन लड़के आते हैं, अपोजिशन का काम होता है उन चीज़ों की निशानदेही करना जो गड़बड़ हो रही है, और हुकूमत का काम है ठीक करना। एक केड़ी हुकूमत है जी हर चौथे दिन अपोजिशन में मुंह करके बह जाती है, मिल के कर लेना चाहिए, जिस वक्त नंबर कम होता है हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। क्या सोच के इलेक्शन जीतने की कोशिश की थी? क्या सोच के इलेक्शन लड़ा था? अब मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा जी सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन की आपने बात की, मुझे इस बात का जवाब दे दें कि आज से 4 साल पहले चीनी सस्ती थी, आज सस्ती है। आज से 4 साल पहले पिछले दौरे हुकूमत में आटा सस्ता था या आज सस्ता है, घी सस्ता था या आज सस्ता है, कल डॉलर जो है वो महंगा था या आज डॉलर महंगा है। ये क्या बात करते हैं? जो इन्होंने वादे किए थे पिछलों को डाकू और चोर दिखा के, वो तो चलो डाकू चोर निकले ना, उन्होंने तुझसे पहला चलो जो आपका दिल करे वो करने। आप जो उन चोरों को पकड़ के इस मुल्क को सीधा करना चाहते थे, आपने किया क्या है? आपने हालात उनसे बदतर कर दिए हैं। वो सोल्यूशन उनके पास ना होगा, किसी के पास ना होगा। मैं किसी की वकालत नहीं करता, मगर वो लोगों को और इस मईशत को चलाते रहे थे। तुझे सानू चलन जोगा नहीं छड़िया। यहाँ तो हालात खत्म हो रहे हैं, आप हर चौथे दिन तेल बढ़ा देते हैं। आप बात कर रहे हैं कि यार सोल्यूशन किसके पास है? क्योंकि इनसे सोल्यूशन नहीं निकल रहा। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई आवाम के लिए मुश्किलात हो, आवाम को फिर भी पता है और वो फिर भी चूज PTI को ही करेंगे। सादिया सोल्यूशन क्योंकि इनके पास नहीं है, तो इसका मतलब किसी के पास नहीं है।
ये इमरान खान को ऐसा- पाकिस्तान ये की गलत तारीख है, में ये पहले गलत वज़ीर है। आज़म वकास भाई बैठे थोड़ा सा हैं। रिस्पॉन्ड इसी करने सीट दें। पे 18 लोग और बैठे हैं पहले। वकास भाई गिव मी सम टाइम। ये कोई बात नहीं है कि सोल्यूशन नहीं मैं है। सादी भी हाँ, कैन रिस्पॉन्ड? ये कह रहे हैं कि क्विकली कौन वन सी लाइनर में, कहानियां मैं सुना जनरल के साहब आएंगे। से भी कमेंट लेना है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है जी। क्विकली वन लाइनर ऑन वकास भाई ने कहा बताइए, सोल्यूशन फिर मैं नहीं है। जनरल साहब आप की जानकारी। फिगर्स उठा के देख लीजिए एंड आई कैन टेल यू 18, 19, 20, 21 आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट उठाइए, कहां 19 अरब डॉलर पे था पहले साल, 13 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, 1.8 अरब डॉलर। रिजर्व्स कहां पे थे? 6.5 अरब डॉलर स्टार्ट होकर 25 अरब डॉलर। आपके फिगर्स उठा के वकास भाई देखे, मैं आपको फिगर्स दे सकता हूं। आप मैक्रो फिगर्स तो देखिए, कौन सी एक फिगर बता दे जो नेगेटिव में जा रही है। महंगाई एक एलिमेंट अपनी जगह पे मौजूद है। मैं अपने भाई से सिर्फ एक सवाल कर ठीक है, लेता हूं, इसका बट ट्रिकल वो डाउन मैक्रो इफेक्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चलें, यू माइट बी एब्सोल्युटली राइट कि उनमें बेहतरी आई है, बट उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगेन वही बात है कि आवाम आदमी तक नहीं पहुंच रहा ना, वो उसकी जिंदगी नहीं में पहुंच रहा। ग्लोबल इन्फ्लेशन को मुझे इजाजत दीजिएगा जनरल साहब तो से हम last कोविड comment सोच के देने तो की नहीं time आए थे खत्म सादी हो बीबी, जब मैनिफेस्टो बना रहे थे उसमें लिख देखिए, सब्सिडी वाली जो आपने जब बात की, manifesto यूजली बना के रहे थे। इकदाम होते हैं इलेक्शन ईयर में, जनरल साहब किए जाते हैं हुकूमतों की तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से भी होते थे, लेकिन वो कहते हैं कि फिर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, वो आवाम के लिए आप दिखा तो सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन आगे मुल्क की इकोनॉमी सही नहीं चलती। देखिए ऑन भाई जो है ना, ही इज ट्राइंग टू डिफेंड दी अनडिफेंसिबल। मैं आपको ये बताऊं कि इनके जो असद उमर साहब हैं, वो जब अपोजिशन में थे तो वो फाइनेंस की कमेटी के Is he doing चेयरमैन a थे, good job? हर चीज उनको पता थी। अच्छा फिर जब देखिए ना, पढ़े लिखे नहीं आदमी वो हैं, चेयरमैन थे तो देन व्हाई डू दे से कि हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। अच्छा नंबर 2, हमारी हुकूमत में 5 कंसेक्टिव बजट जो है इसहाक डार साहब ने पेश किए। अच्छा जीडीपी आपकी 5.8% थी, साइज ऑफ द इकोनॉमी 515 बिलियन डॉलर्स था, जो अभी गिर के नीचे 264 पे आया और अब अभी 295 पे है। ये मुकाबला करते हैं अपने पिछले साल का इस साल के साथ। ये एक्सपोर्ट भी उस वक्त ज्यादा थी, पर कैपिटा इनकम भी उस वक्त ज्यादा थी। तो फिगर्स आप किधर से देखिए ना, ये कोई बंदा, लोग हंसेंगे ये बात सुन के, ये फैक्ट है कि आपकी इकोनॉमी स्लाइड बैक हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, आपकी पर कैपिटा इनकम कम हुई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, खत्ते गुर्बत से लोग नीचे हुए हैं, यही इंडिकेटर्स होते हैं। तो काइंडली आई थिंक इस पे रिकंसाइल करे हुकूमत और के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।